हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की जो क्लास है वो होने वाली है फिजिक्स को लेकर, जो कि विज्ञान के सेक्शन के अंतर्गत आता है। मैंने आपको पीछे की क्लासेस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में बताया था, और इस बार बात करने वाले हैं हम लाइट को लेकर, यानी प्रकाश को लेकर। आपका जो चैप्टर है वो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इससे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आपसे मिस ना हो जाए, जानकारियां छूट ना जाए, इसलिए इस चैनल को पहले ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही बने रहिए इस क्लास में जानने के लिए कि आपको इससे संबंधित किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और बहुत ही बखूबी से, बहुत ही सफलता के साथ आप इनको हल भी कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की और ये जानते हैं प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। मैं आपको पहले ही ये इंट्रोड्यूस करवा देना चाहती हूँ कि ये क्लासेस जो हैं वो रिवीजन के क्लासेस होने वाले हैं, तो मैं आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ जानकारी नहीं दे सकती। बस इतना बता सकती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको हैंडल करना है, और ये क्वेश्चन 100% श्योर आपके एग्जामिनेशन के पेपर में आने वाले हैं। मिस मत कीजिए, चलिए बने रहिए क्लास में और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रकाश का तात्पर्य होता क्या है और परावर्तन का मतलब क्या होता है। इस चीजों को पढ़ने के लिए आपको कुछ टर्म्स जानने बहुत जरूरी हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टिव रे क्या होती है, या फिर इंसिडेंट रे क्या होती है, जिसको हम परावर्तित रेखाएं और आपतित रेखाएं के नाम से जानते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो बनने वाला है वो है ये कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, एक बार मैं लिख रही हूं आपको, प्रकाश का परावर्तन। इसे जानने के लिए दो चीजें आपको जाननी जरूरी है कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट किस प्रकार के होते हैं, यानी वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं। कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य, जो अपने प्रकाश को खुद से परावर्तित करने का काम करते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी पिंड होते हैं जो दूसरे के प्रकाश को, यानी किसी प्रकाश के पुंज के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं और बाद में उसी प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, एज अ लाइक मून। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले एक चीजों को जान लेते हैं कि किसी भी प्रकाशीय पिंड से अगर प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो उन किरणों को आपतित किरणें कहते हैं, और अगर वही किरणें किसी सतह से टकरा कर किसी दूसरी दिशा में विचलित होती हैं या फिर जाती है तो उससे परावर्तित किरणों का नाम दिया जाता है। प्रकाश जो है वो सभी के अंदर नहीं पाया जाता। कई तरह के पदार्थ होते हैं, जिसमें कि हम पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी की बात कर सकते हैं। पारदर्शी वे होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, पारभासी वे होते हैं जिनके आर पार हम आंशिक रूप से देख सकते हैं, और अपारदर्शी वैसे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपको बनता है वो होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के आधार पर प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये आपका पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता रही हूं, अगर आपको इसे लिखित रूप में लेना है तो ये आपकी किताब में आपको अवेलेबल हो जाएगा। वैसे भी आप कमेंट बॉक्स पे जाकर आप मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर उनको लिखित रूप में ले सकते हो या रिटन फॉर्म में ले सकते हो। तो प्रकाश के परावर्तन को लेकर जो पहला नियम है, आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर से एक बार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उन पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। इसके फिगर को लेकर इसके एक्सप्लेनेशन को आता है, तो मैं इसका फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। सपोज दैट आपके पास कोई भी एक परावर्तक सतह है, कोई इंसिडेंट रे, मान लेते हैं यहाँ पर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, एज अ बल्ब या कैंडल, समथिंग कुछ भी। यहां से निकलने वाली प्रकाश की किरण अगर इस सतह पे टकराती है और फिर टकराने के बाद किसी दूसरी दिशा में रिटर्न होती है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग है रे के थ्रू बनने वाला जो एंगल है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दें, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दे, तो आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा उन पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, यानी एक ही ओरिजिन पॉइंट पे आपको देखने को मिलता है, और इस तरीके से ये परावर्तन का नियम पूरा होता है। आपको अगर फिगर के साथ इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा तो
अगर 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स फिगर का और 2 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के होंगे, लेकिन अगर 5 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स फिगर के और 3 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के होंगे। तो इस रेशियो को आपको लेकर चलना है। ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाने हैं और क्या होने वाला है। दूसरा प्रश्न है समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होती है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाले बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। तो इसको टिपिकल आप ध्यान से देखिए, आप रोजाना मिरर में अपने चेहरे को देखते ही होंगे तो आपको ये बात समझ में आता है कि आपका जो चेहरा है, सपोज दैट मैं इसे बहुत ही इजीली तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूं, अगर आप मिरर में यानी कि दर्पण में अपने चेहरे को देखते हो तो आप क्या क्या एब्जॉर्ब करते हो। सबसे पहली बात, आप मिरर के सामने जितनी दूरी पे खड़े होते हो उतनी ही दूरी पर आपके पीछे इमेज बनता है, यानी मिरर के लिए आपका जो चेहरा है वो ऑब्जेक्ट है और उसका बनने वाला इमेज जिसको हम प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं, जो आप मिरर के अंदर देखते हो। अगर आपने मिरर को अपने चेहरे से जितनी दूरी पे रखा है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा, यानी कि वस्तु के समान दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपका दायां पक्ष बायां दिखाई देता है और बायां पक्ष दायां दिखाई देता है, यानी कि ये पार्श्व विलोम होते हैं। इसको हम लेटरली इनवर्स कहा जाता है, यानी कि दायां पक्ष बायां और बायां पक्ष दायां दिखाई देता है। इसीलिए किसी भी एम्बुलेंस की गाड़ी में, वाहन में एम्बुलेंस सदैव उल्टा लिखा होता है, ताकि जब भी वो प्रतिबिंब में दिखाई दे तो एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई दे। ये दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक ये है कि इसका जो इमेज होता है वो वास्तविक बनता है, आप इसे फोटोग्राफिक प्लेट पे उतार सकते हो। तो ये थी प्रकृति आपकी, ये जानने की कि समतल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। अगला क्वेश्चन होगा जो आपको दर्पण को लेकर ही, यानी गोलीय दर्पण को लेकर होगा। मैं यहाँ पे बता के चल रही हूँ, पहला जो है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपके गोलीय दर्पण को लेकर। गोलीय दर्पण, जिसमें दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। उत्तल और अवतल, जिसको आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स के नाम से भी जानते हो। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये क्लासेस रिवीजन के होने वाले हैं, तो बहुत चीजों को बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं यहाँ पे आपको बता के चल रही हूँ कि अवतल दर्पण को लेकर आपको ये देखना है कि अवतल दर्पण की उपयोगिता कहाँ कहाँ की जाती है, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग उसके जैसे प्रतिबिंब पाने के लिए किन किन तरह के इंस्ट्रूमेंटों में किया जाता है, यह क्यों उपयोगी होता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति किस प्रकार से होती है, यानी कि बिंब को कहाँ रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये चीजें आपको देखकर चलनी है, याद करके चलनी है। इसके रिगार्डेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर बात उपयोगों की करते हो तो उपयोगों को लेकर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही सरलता से पूछे जाते हैं। अब आपको अगला जो प्रश्न बनता है वो होता है आपके आवर्धन क्षमता को लेकर, या फिर ये लेकर कि आपके अवतल दर्पण को में दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र को लेकर एक प्रश्न पूछा जाता है और इसको लेकर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, यानी कि अगला जो प्रश्न है वो दर्पण सूत्र को लेकर है। दर्पण सूत्र को लेकर है। गोलीय दर्पण को लेकर कुछ और भी टिपिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है, मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है, फोकस किसे कहते हैं, या फिर फोकस दूरी किसे कहते हैं। इस तरह के टिपिकल डेफिनेशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो हम अगली बात करते हैं यहाँ पर दर्पण सूत्र को लेकर, तो जो कि आपका होता है 1/u + 1/v = 1/f। ये आपका दर्पण सूत्र है। इस दर्पण सूत्र के हिसाब से आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, यानी कि वस्तु की दूरी इतनी है और प्रतिबिंब की दूरी इतनी है तो फोकस दूरी कितनी होगी। इस तरह के सवाल होते हैं, जिसको पूरी तरीके से हल करने के लिए आपको प्रतिबिंबों में होने वाली चिन्ह परिपाटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चिन्ह कहाँ पे किस तरीके से, यानी कि प्रतिबिंब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये देखकर ही चलना है, क्योंकि इसके ये भिन्नात्मक सवाल है, भिन्न के आधार पर लगने वाले सवाल हैं। अगर आपने इसमें प्लस और माइनस के साइन में थोड़ा सा भी गलती किया, यानी परिपाटिकों को चयनित करने के समय उनके साइन में अगर मिस्टेक किया, तो आपके जो कंक्लूजन है वो पूरी तरीके से गलत हो जाने वाले हैं। हम अगली बारी बात करते हैं आपके गोलीय लेंस की, यानी कि लेंसों की बात करते हैं। जिस तरीके से दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक उसी प्रकार से
बोलिए लेंस जो होते हैं, यानी कि आपके जो लेंस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका उत्तल लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस। दर्पण के समान लेंस में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि दोनों ही प्रकार के लेंसों से बनने वाले जो इमेज होते हैं यानी कि प्रतिबिंब होते हैं उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, कितने फोकल लेंथ बनते हैं, फोकल लेंथ किस दिशा में होते हैं और उनकी परिपाटी क्या होती है, इनको लेकर जो आपके लेंस के सूत्र दिए गए हैं वो है आपका 1/u - 1/v = 1/f। और यहाँ पर इस सूत्र को लेकर भी आपसे ढेरों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है जिसमें आपको चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखकर चलना है। इससे लेकर एक सवाल और होता है आवर्धन क्षमता को लेकर। इस आवर्धन क्षमता के सापेक्ष जो है वो हम फॉर्मुलेशन करते हैं और ये दिखाते हैं कि किसी भी लेंस की क्षमता कितनी हो सकती है। ये आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि पूछे जाने ही हैं। 7 नंबर के अप्रोक्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वहीं पे सबसे लास्ट टॉपिक जो होता है वो बनता है आपके अपवर्तन का, यानी कि कोई भी इमेज अगर बन रहा है और उस इमेज में कोई भी माध्यम अगर आता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता दे रही हूँ कि प्रकाश के परावर्तन के लिए किसी भी माध्यम का होना आवश्यक नहीं होता है। ध्वनि के समान ध्वनि के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। तो अगर अपवर्तन करने के लिए अगर हम दो माध्यमों के बीच में विचलन लाते हैं तो यहाँ पर आपतित किरणें परावर्तित होते समय विचलित हो जाती हैं और वहां पे विचलन कोण बनता है जिसे कि हम अपवर्तन के नाम से जानते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करते हुए आपको बता रही हूँ कि जब भी किसी भी प्रकाश से पुंज का प्रकाश जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, किरणें आपतित होती हैं और जिस समय परावर्तित होती हैं, अगर माध्यम में बदलाव आ जाए तो माध्यम के बदलाव के कारण उनके परावर्तित किरणों में या परावर्तित कोणों में विचलन आ जाता है और फिर वहां पर एक एक्स्ट्रा कोण बनता है जिसको हम एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं, यानी विचलन कोण के नाम पर जानते हैं। और यहाँ पे परावर्तन की रूपरेखा बदल जाती है और परावर्तन की रूपरेखा बदलने के कारण इसे अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो प्रकाशीय अपवर्तन को लेकर भी एक प्रश्न आपसे पूछा अवश्य तौर पर जाएगा। और ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया, इसे अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, अन्यथा आपके नंबर में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ जाएगा। और आप अगर इस तरह के प्रश्नों का हल नहीं करते हैं तो आपको कई समस्याओं को देखने को मिल सकता है। मैंने जैसा आपको बताया ये प्रश्न आने वाले हैं, आप इसे अनदेखा मत कीजिए और मेरी बात की सिक्योरिटी लेते हुए और पूरी तरीके से सिक्योरिटी लेते हुए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, अन्यथा आप अच्छे खासे नंबरों को अपने एग्जामिनेशन में छोड़ के आओगे। जैसा कि इस क्लास में आपने जाना कि हम प्रकाश से संबंधित और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपकी जो एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी सीबीएसई बोर्ड के 10th में जो क्वेश्चंस साइंस को लेकर होने वाले हैं उसमें प्रकाश से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं, बताए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप उसे अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा और ताकि आपको ग्रेड के तौर पर अच्छे खासे मार्क्स मिल पाए। इस तरह के क्लासेस और भी हम आपके सामने लाते रहेंगे जिससे कि आपको ये जानकारी मिले कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको पढ़ने के साथ ही हम अच्छे खासे नंबर्स को गेन कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस हमारे रिगार्ड के हिसाब से, यानी मेरे रिगार्ड के हिसाब से, जो कि अच्छे खासे मैंने एक्सपीरियंस ले रखे हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करवाने में, कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आएंगे ही आएंगे। तो इसे मिस मत कीजिएगा, इसे अनदेखा मत कीजिएगा और इस तरह के क्लास में बने रहिए ताकि आपको ढेर सारी जानकारी मिले। इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी इस जानकारियों का फायदा उठा सके और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सके। और इसी के साथ आपकी अपनी टीचर तारा भारती, धन्यवाद।